नाजरीन, बारबरोसा सीजन 2 किस्त नंबर 2 के शुरू में ही एंड्रोरिया अपने साथी गार्ड के साथ अपनी कश्ती की तरफ आ रहा होता है। एंड्रोरिया गार्ड से कहता है, अपनी कश्ती से फ्रांस का झंडा उतार दो, स्पेन के झंडे लहरा दो। रस्मी तौर पर हम फ्रांस के मतहती से आज़ाद हो चुके हैं। गार्ड कहता है, जो हुक्म एडमिरल साहब, मैं जाकर अभी उसके झंडे उतार देता हूँ। एंड्रोरिया कहता है, जाकर अमले को तैयार करो, मैं कुछ देर में वहां आ जाऊंगा कुछ पीकर। एंड्रोरिया जैसे ही अपनी कश्ती के करीब आता है, आकर कहता है, वेनिस, तुम कितने खूबसूरत हो। कभी कभी मैं तमन्ना करता हूं काश लबगेरिया की बजाय मैं यहां पैदा हुआ होता। इतनी देर में एंड्रोरिया के पीछे से बारबरोसा अपने घोड़े पर सवार होकर आ जाता है और जैसे ही बारबरोसा अपनी तलवार एंड्रोरिया को मारने लगता है, एंड्रोरिया अपनी तलवार निकालकर जल्दी से बारबरोसा का वार रोक देता है। इसके बाद एंड्रोरिया देखता है कि उसके सामने बारबरोसा खड़ा है। बड़े हैरत से एंड्रोरिया कहता है, बारबरोसा। एंड्रोरिया कहता है, बारबरोसा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेनिस में तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी एंट्री बहुत ही शानदार थी। बारबरोसा कहता है, कुत्ते की मौत जब आती है तो मस्जिद की दीवार पर पेशाब कर देता है। एंड्रोरिया कहता है, फिर तो खुदा मेरे साथ है, या हर तरफ चर्च है। बारबरोसा कहता है, अच्छा है, तो मैं तुम्हारा सर काट कर किसी चर्च के सैन में दफन कर दूंगा। एंड्रोरिया कहते हैं, चलो देखते हैं कौन किसको दफन करता है। इसके बाद एंड्रोरिया और बारबरोसा के दरमियान एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान एंड्रोरिया बारबरोसा को कहता है, तुम्हारे अंदर से परफ्यूम की खुशबू आ रही है और तुम कहां से आ रहे हो। एंड्रोरिया कहता है, इस कमीने फ्रांसू के पास से तो नहीं आ रहे हो। बारबरोसा कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा। एंड्रोरिया कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी जगह लेने के लिए इतने बेचैन थे। बारबरोसा कहता है, मैं बराए फरोख्त नहीं हूँ, मेरी तलवार सिर्फ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इसके बाद फिर दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई हो जाती है और बारबरोसा एंड्रोरिया को अपनी तलवार से नीचे गिरा देता है। बारबरोसा एंड्रोरिया को कहता है, समंदर में तुम मुझसे भाग गए थे, लेकिन जमीन पर तुम्हें भागने नहीं दूंगा। इसके बाद बारबरोसा जोरदार अपनी तलवार एंड्रोरिया को जैसे ही मारने लगता है, एंड्रोरिया का गार्ड फौरन उसको बचा लेता है। बारबरोसा पूछता है कि तुम कौन हो। एंड्रोरिया का गार्ड जैसे ही अपने मुंह से अपना लिबास उतारता है, बारबरोसा कहता है, रोडेस के कुत्ते, मेरे सामने से हट जाओ, मैं किसी नामालूम शख्स को कत्ल नहीं करता, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। जब वो अपनी तलवारें बारबरोसा के सामने निकालता है, बारबरोसा कहता है कि तुम्हारी मर्जी। एंड्रोरिया उसे कहता है कि बारबरोसा को खत्म कर दो। बारबरोसा और उसके दरमियान एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद बारबरोसा अपनी महारत से उस गार्ड को नीचे गिरा देता है और उसको जख्मी भी कर देता है। एंड्रोरिया जब अपने गार्ड को जख्मी देखता है तो उसे कहता है, जल्दी करो, तुम यहां आ जाओ। इतनी देर में एंड्रोरिया के मजीद सिपाही आ जाते हैं और बारबरोसा का मुकाबला करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए गार्ड वहां से फरार हो जाता है। एंड्रोरिया का गार्ड जल्दी से उस कश्ती पर सवार हो जाता है जिस पर एंड्रोरिया सवार होता है। फिर उसके बाद जल्दी से वो अपनी कश्ती चलाकर आगे निकलने लगते हैं। बारबरोसा जब उनके करीब आता है तो वो काफी दूर जा चुके होते हैं। फिर इसके बाद एंड्रोरिया बारबरोसा को कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। बारबरोसा कहता है, बुज़दिल, भाग क्यों रहे हो, मेरा मुकाबला करो। दूसरी तरफ बारबरोसा का साथी एदीन खाना खाने के बाद बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि इस सिराय का खाना बहुत ही मजेदार होता है। बारसीला को कहता है, जरा देखो वो खाना खाने के बाद वो आदमी कितना खुश लग रहा है। मेरे ख्याल में अभी इसको बताने का सही मौका है कि उसे जाकर बताओ कि तुमने क्या खाया है। बारसीला कहती है कि मेरे ख्याल में भी मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ कि वो इतना खुश क्यों हो रहा है। बारसीला एदीन के पास आती है और उससे पूछती है, क्या आपको खाना पसंद आया। एदीन कहता है कि जी हाँ, यहाँ का खाना बहुत ही मज़ेदार था, क्या तुमने ये खाना बनाया था। बारसीला कहती है कि हाँ, मैंने ही खाना पकाया था। बारसीला कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हें उबला हुआ घोंगा बहुत पसंद आया होगा। जैसे ही एदीन घोंगे का नाम सुनता है तो फौरन उसके पेट में कुछ गड़बड़ होने शुरू हो जाती है और वहां से वो भागते हुए उल्टियां करते हुए उस सिराय से बाहर निकलता है और उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। ये सब देखने के बाद सिराय का मालिक बहुत जोर से हंस रहा होता है कि देखो हमने इसे कैसे बेवकूफ़ बना दिया है। बारसीला भी एदीन के पास बाहर आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ जनाब, खाना खाने से क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो गया है। एदीन कहता है कि तुम एक मुसलमान को घोंगा नहीं खिला सकती। बारसीला कहती है कि मुझे क्या पता कि तुम मुसलमान हो, क्या तुम्हारे चेहरे पर तो नहीं लिखा हुआ।
एदिन कहता है तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? बारसीला कहती है तुम्हारा नाम आयदीन है ना? ठीक है आयदीन, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, मैंने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ। लेकिन फिक्र न करो, ये घोंघा नहीं था जो आपने खाया है, बल्कि भेड़ का शोरबा था। अदीन कहती है कि क्या तुम सही कह रही हो? वारसीला कहती है चाहो तो तुम किसी मुसलमान मुसाफिर से पूछ सकते हो, ये यहाँ का सबसे महंगा खाना था। चलो पैसे निकालो अब। अदीन अपने उसे पैसे निकाल कर देते हुए कहता है लेकिन मैं तुम्हें इस खाने की बरकत की दुआ नहीं दूंगा। वहीं पर आयदीन खैरुद्दीन बारबरोसा को उस सिराय में जाते हुए देखता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ थे अब तक? बारबरोसा कहता है कि मैं फ्रांस के बादशाह के पास गया था और फिर रास्ते में एंड्रिया डोरस से भी सामना हो गया। आयदीन कहता है कि फिर क्या हुआ? जैसे ही आयदीन कहता है कि उसके साथ एक चलता हुआ मुसाफिर टकरा जाता है। आयदीन कहता है कि तुम देखकर नहीं चल सकते। जब वो देखता है कि वो मुसाफिर कौन है तो आयदीन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी जिससे टक्कर हुई थी वो दरवेश था। बारबरोसा देखता है तो बहुत खुश हो जाता है कि दरवेश आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरवेश कहता है कि अल्लाह की तकदीर देखो। आयदीन कहता है कि मेरे सबसे प्यारे दरवेश, आप वेनस में क्या कर रहे हैं? दरवेश कहता है क्यों नहीं, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? दरवेश बारबरोसा को कहता है कि मैंने तुम्हें क्या नसीहत की थी? बारबरोसा कहता है कि अपने इल्मी रसूख के लिए और वो मशहूर मकूला इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। दरवेश कहता है इस पर अमल करने के लिए मैं दुनिया में घूम रहा हूँ। बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया और यहाँ पहुंचा। अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये सफर खत्म करके अब मैं इस्तांबुल जाने के लिए कश्ती की तलाश में हूँ। दरवेश कहता है कि अब मेरे बारे में छोड़ो, तुम यहाँ फ्रांस की सरजमीन में क्या कर रहे हो? बारबरोसा कहता है कि हम सुल्तान सुलेमान के हुक्म से एक काम के सिलसिले में आए हैं। दरवेश पूछता है कि बताओ मुझे वो काम क्या है? इसके बाद सुल्तान सुलेमान के पास चुगालजाते उस्मान साहब इजाजत तलब करके उस सुल्तान के पास आते हैं। फिर उसके बाद सुल्तान सुलेमान को कहते हैं वेनिस में जो कुछ हुआ वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। खैरुद्दीन और आयदीन ना होते तो मैं आज आपके दरबार में हाजिर ना हो पाता। इसके बाद सुल्तान सुलेमान कहता है अल्लाह उनसे राजी हो, मुझे अपना नाम सुलेमान होने की तरह उन पर पूरा यकीन है। जो भी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी वो इस तरह पूरी करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं शालकुन का हमारे हवाले से इतना आगाह होना अच्छी अलामत नहीं है। जो कुछ हुआ इससे पता चलता है कि मेरी वेनिस में मौजूदगी का उन्हें पहले से ही इल्म था। सुल्तान सुलेमान कहता है यह कोई हैरानगी वाली बात नहीं है चुगालजाते उस्मान, इसके बरक्स होता तो बहुत बुरा होता। उस्मान साहब कहते हैं मैं समझा नहीं मेरे सुल्तान। सुल्तान सुलेमान कहता है कि शालकुन को इस गलतफहमी में रहने दो कि उनको हमारे राजों का पता चल गया है और ये कि हम बहुत कमजोर हैं और लापरवाह भी। उन्हें इस गलतफहमी में रहने दो कि उनको हमारे राजों का पता चल गया है। जब मेरा खसूसी खात उनको पहुंचेगा तो उनको हमारी हिकमत अमली का तब तक इदराक नहीं होगा जब तक मेरी तलवार गैर मुतवक्का तौर पर उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद वेनिस का बादशाह चार्लिस एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखता है। वो अपने ख्वाब में खत में लिखे हुए तहरीर को पढ़ रहा होता है। उस खत में लिखा होता है कि मैं सुल्तान आजम खलीफा मुअज्जम, वो जो इस्लाम के पैरोकारों अरब फारसी और रोम के रईसों दियारे बैकर अजरबैजान अजम शाम हलब मिस्र मक्का मदीना कुदस तमाम अरब सरजमीनों यमन और उन तमाम जमीनों जिनको मैंने अपनी तलवार से फतह की है उन सब का सुल्तान हो। वो जो अमन और सलामती को फैलाता है, एहसान और इंसाफ की हिफाजत करता है। मुराद खान के बेटे, महमद खान के बेटे, बायजीद खान के बेटे, सलीम खान का बेटा सुल्तान इब्ने सुल्तान सुलेमान खान हो। और तुम सिर्फ स्पेन के एक छोटे से स्पेन के बादशाह शालकुन हो। वो दिन जब तुम और तुम्हारे पापा अलग अलग खत लिखकर रहम की अपील करोगे वो वक्त करीब आ गया है। इसके बाद शालकुन मजीद अपने ख्वाब में देखता है कि सुल्तान सुलेमान अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन को काट रहा है। जैसे ही सुल्तान सुलेमान की तलवार उसकी गर्दन को लगने लगती है वो डर के अपने ख्वाब से जाग जाता है। बादशाह चार्लिस से उसकी बीवी पूछती है क्या तुम ठीक हो? चार्लिस कहता है कि मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है, बहुत खौफनाक ख्वाब देखा है। फिर इसके बाद चार्लिस उस खत की तरफ देखता है और उस खत को उठाने लगता है। चार्लिस की बीवी पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? चार्लिस उस खत को जलाते हुए कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है? सुलेमान की तरफ से खत को जला रहा हूं, तुम देख नहीं रही?
दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया के बहरी जहाज़ों के कमांडर एक वजीर के पास आकर कहता है, इंशाल्लाह हम आपको वजीर आजम बनते देखेंगे। वो वजीर कहता है कि जब तक वो पारगली नामी आदमी जिंदा है मुझे नहीं लगता कि कभी मेरी बारी भी आएगी। किमानिक्स वजीर किमानिक्स को कहता है कि बताओ, मैं सुन रहा हूँ। किमानिक्स कहता है कि क्या आपके इल्म में है कि सुल्तान ने मेरे एक कैप्टन के साथ अपने हथियार बनाने वाले को एक खसूसी खत पहुंचाने भेजा था। वजीर कहता है, जी हाँ मेरे इल्म में है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भेजा कहाँ है। किमानिक्स कहता है, खैरुद्दीन को भेजा था। ये सुनने के बाद वजीर बहुत हैरत से पूछता है, क्या खैरुद्दीन को? किमानिक्स कहता है, जी हाँ। वजीर कहता है, बारबरोसा खैरुद्दीन, मुझे हैरत है, क्यों? किमानिक्स कहता है, ये मुझे भी नहीं मालूम मेरे पाशा। आपका नहीं ख्याल के हो सकता है सुल्तान खैरुद्दीन की मदद से किसी समंदरी फतह के लिए नई बहरी फौज तश्कील दे रहे हैं? वजीर कहता है कि अगर उनका इस तरह का कोई इरादा होता तो वो इस हवाले से दीवान से मशवरा करते और बहरिया के सरबराह होने की हैसियत से तुम्हें भी बता देते। किमानिक्स कहता है, जरूर कोई वजह होगी जो सुल्तान ने मुझसे भी छुपा रहे हैं। बहरहाल वक्त आने पर मालूम कर लेंगे मेरे पाशा। आपका ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं समझता। जैसे ही किमानिक्स जाने लगता है वजीर पीछे से आवाज देते हुए कहता है, वियना के बाद हमारी रियासत के हर इकदाम पर एहतियात से नजर रखने की जरूरत है। लिहाजा मेरे जैसे एक अहम पाशा के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारे बादशाह का क्या इरादा है और वो क्या करने जा रहे हैं। मैं जाकर पारगली इब्राहिम पाशा और दूसरे वज़रा से मालूम करता हूँ। शाम तक मैं तुम्हें भी आगाह कर दूंगा इस बारे में। किमानिक्स कहता है कि जी मेरे पाशा। इसके बाद किमानिक्स वहां से चला जाता है। नाजरीन, बारबरोसा और तमाम ड्रामे उर्दू जबान के साथ हमारी वेबसाइट kurulusas.com पर दिखाए जाते हैं। आप हमारी वेबसाइट kurulusas गूगल में सर्च करें और बआसानी के साथ तमाम ड्रामे उर्दू जबान के साथ देख सकते हैं। बारबरोसा दरवेश से पूछता है कि आप तो जल्दी आ गए, क्यों आपने आराम नहीं किया? दरवेश कहता है, जो कुछ तुमने मुझे बताया, रात को मुझे नींद नहीं आई और मैं सो नहीं सका। सोचता रहा कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। एदीन कहता है कि सबर, क्या आप दारुल खिलाफा वापस जा रहे हैं? दरवेश कहता है कि जी हाँ। इसके बाद एदीन बड़ा खुश होकर दरवेश के गले मिलता है और कहता है कि यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बारबरोसा कहता है कि जब तक आप हमारे साथ हैं, अल्लाह आपसे राजी हो इंशाअल्लाह, तो फिर चले वेनिस के डोगी के महल चलते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। एदीन पूछता है कि डॉग, कुत्ता? कैसा डॉग? बारबरोसा कहता है, डॉग नहीं, डोगी आयदुन। वेनिस डोगी के पास चलो, मैं रास्ते में तुम्हें बताता हूं। एदीन कहता है कि तुम ऐसे ही क्यों करते हो? अगर साले यहां होते तो वो तुमसे जबरदस्ती यही उगलवा देते। दरवेश कहते हैं कि अच्छा, वैसे साले कहाँ है? साले अरूज रईस के सिपाही बुलबुल को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। साले वहां पहुंचकर देखता है कि बुलबुल एक गरीब और मस्कीनों की तरह एक नबीना बन के खैरात मांग रहा होता है और वो कह रहा होता है, रोम के मुअज़्ज़िज़ लोगों, इस गरीब मस्कीन की मदद करो, और लोग उसे खैरात दे रहे होते हैं। यह देखने के बाद साले बुलबुल के पास पहुंचकर कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। साले बुलबुल को कहता है, खैर तो है बुलबुल, क्या तुम्हें कोई मेरी तरह बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं मिला और तुम भिखारी बन गए हो? बुलबुल कहता है कि आप कौन है जनाब? मैं आपकी आवाज़ नहीं पहचान पा रहा। क्या आप इस फकीर की मदद करना पसंद करेंगे? साले कहता है कि क्या तुम देख नहीं रहे, तुमने मुझसे उस कंपास के 50 सिक्के लिए जो तुमने मुझे दिए ही नहीं। बुलबुल कहता है कि मैं कैसे देख सकता हूं, मैं तो नबीना हूं। साले कहते हैं, वाकई क्या तुम नबीने हो? इसके बाद साले अपने खंजर निकालकर बुलबुल को जैसे ही मारने लगता है, बुलबुल अपने हाथ से उसका वार रोक देता है। साले कहता है कि मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी आंखें खुली है और तुम काम भी नहीं रहे। बुलबुल कहता है, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी बुलबुल कहता है कि मेरे बेस को जाहिर मत करो। साले कहता है कि मैं कई दिनों से तुम्हें तलाश कर रहा हूं, मैं तुमसे बातचीत किए बगैर नहीं जाऊंगा। बुलबुल कहता है कि मुझे तुमसे किसी बारे में बात नहीं करनी, जाओ यहां से। साले कहता है कि ठीक है, चलो बात खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तुम्हें जल्द शिफा याब करे। मैं माजरत करता हूं कि मैंने तुम्हें तंग किया। इसके बाद साले
मुहाफिजों को जैसे ही आवाज देने लगता है, बुलबुल कहता है कि अच्छा ठीक है, खुदा के वास्ते ऐसा ना करो, तुम्हें क्या चाहिए? साले कहते हैं मुझे तुमसे कुछ कहना है, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां कोई हमें देख ना सके। बुलबुल कहता है ठीक है, मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो दोनों वहां से चल पड़ते हैं। लोड़िया लोनिया क्या था? बारबरोसा दरवेश और आयदीन उस खत पर मोहर लगाने के लिए उस घर के करीब आ जाते हैं। बारबरोसा कहता है कि यह नवाब करेती का घर है। दरवेश कहता है तो मुहतरमा लोना चाहती है कि आप अकेले वहां जाए? हाँ। बारबरोसा कहते हैं हाँ, मैं यहाँ नक लगाऊंगा, इसके पासपोर्ट पर मोहर लगाऊंगा और वापस निकल आऊंगा। आयदीन देखता है कि कुछ सिपाही आपस में बातें कर रहे हैं। आयदीन बारबरोसा से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। बारबरोसा कहता है कि यहाँ ये बारी बदल रहे हैं। बारबरोसा कहता है मेरे पास खिड़की के उस पार जाने के लिए सिर्फ 40 सेकंड है। आयदीन कहता है कि क्या आप इतने सिपाही नहीं देख रहे? आप 40 सेकंड में वहां कैसे जाएंगे? बारबरोसा कहता है बिल्कुल, मैं देख रहा हूं, यहां बहुत ही सख्त निगरानी है। आयदीन कहता है आप वहां कैसे जाएंगे? अगर आप खुद सीढ़ी भी होते तब भी वहां तक ना पहुंच पाते। दरवेश सोचते हुए ये सब कुछ देख रहा होता है और अंदर ही अंदर कुछ सोच भी रहा होता है। बारबरोसा कहता है क्या मैं तुम्हें बुरी खबरें सुनाने के लिए यहां लाया हूं आयदीन? दरवेश कहता है अगर बालकोनी से छत तक 40 मुहाफिज हो। बारबरोसा कहता है आप क्या कहते हैं दरवेश? क्या अंदर दाखिल होने की कोई सूरत है? दरवेश ऊपर देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। बारबरोसा कहता है कि मैंने आपसे कुछ पूछा है, क्या आपको कोई रास्ता दिखाई देता है? दरवेश मजीद सोचने लगता है। दूसरी तरफ साले बुलबुल को कहता है तू कुंदैली, तुम्हारा जवाब क्या है, हां या नहीं? बुलबुल कहता है मेरे निजाम इतना फैला हुआ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हम सिर्फ 18 लोग हैं और वो सब गुंडे हैं। उन्हें हमारे लिए जासूसी पर आमादा करना काफी मुश्किल है। साले कहता है एक भूखा कुत्ता ज्यादा नहीं खा सकता और वो सोने की थैलियां निकालने लगता है और कहता है ये सब उन्हें राजी करने के लिए काफी होंगी। बुलबुल कहता है क्या तुम सही से समझे नहीं साले? मैं यहां इसलिए नहीं आया कि ईसाइयों का कुछ पैसा चुरा लूं और हुल्लड़बाजी करूं, लेकिन शायद तुम ऐसा सोचते हो। साले कहता है तो फिर मुझे बताओ ताकि मैं समझ सकूं तुम इतने जिद्दी क्यों बन रहे हो। बुलबुल मामला क्या है मुझे बताओ। बुलबुल कहता है जिस दिन बाबा अरूज की वफात हुई हम सब बिखर गए। खैरुद्दीन मुझसे यकीनन अच्छा इंसान होगा क्योंकि उसने अल्लाह का नाम लेकर लड़ाई जारी रखी, लेकिन मैं अभी तक बाबा अरूज की अदम मौजूदगी का आदी नहीं हो पाया। मैंने उनका इंतकाम लिया, लेकिन मेरा गुस्सा और आग कभी ठंडी नहीं हुई। हो भी कैसे सकती थी जब उन्होंने अपनी जान दी? मैं वहां नहीं था। मैं मुसलसल खुद से पूछता रहा और आखिरकार
मैंने देखा कि उससे निमट नहीं सकता था और मैंने खुद से राय फरार इख्तियार करके यहां आने में ही अपना जवाब पाया। राय फरार इख्तियार करना, गायब होना और कभी वापस ना जाना। साले कहता है, क्या तुम गायब हो पाए? क्या तुम अपनी रूह की बेचैनी से जान छुड़ा पाए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम दुनिया के दूसरे कोने में चले जाओ, यह बेचैनी तुम्हारा ताकुब करती रहेगी, तुम्हें खुद तुम्हारी जात जकड़ लेगी। और मजीद कहता है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। साले कहता है, हर जान को खत्म होना है और बिल आखिर खुदा की तरफ ही लौट कर जाना है। साले कहता है, तो फिर भाग क्यों रहे हो? तुम्हें यह करना है कि ईमानदार बनो और एक सच्चे सिपाही के तौर पर जियो। अब मैं तुमसे एक बार फिर पूछने जा रहा हूं, क्या तुम हमारे साथ हो या नहीं? बुलबुल कहता है, मेरी रूह ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। साले खुश होकर कहता है, अरे माशाअल्लाह। फिर इसके बाद दोनों गले लगते हैं। दरवेश एक नक्शा बारबरोसा को दिखाते हुए कहता है, मैं अब तक जितनी भी जगहों पर गया हूं, मैं ज्यादा वक्त वहां के अक्लमंदों के साथ रहा हूं। यह उन मुलाकातों का नतीजा है। मैं इसे रस्सी फेंकने वाला आला कहता हूं। आइदिन कहता है, यह तो ततारी कमान की तरह लगती है, यह बस एक चीनी मुरक्कब कमान है। दरवेश कहता है, यह एक बार में 10 तीर फेंकती है। अब मैं इनके सिरे पर यह रस्सी लगा दूंगा और इसे रस्सी को फेंकने के लिए इस्तेमाल करूंगा। 30 फुट बुलंद किले की दीवारों पर चढ़ना नामुमकिन बात है, लेकिन जब हम इस रस्सी फेंकने वाली कमान को इस्तेमाल करते हैं तो यह रस्सी दीवार पर रहती है और इस पर चढ़ना आसान हो जाता है। बारबरोसा कहता है, माशाल्लाह, आप बहुत अक्लमंद शख्स हैं दरवेश। दरवेश कहता है, अस्तगफिरुल्लाह बेटा, तुम जानते हो हकीकत क्या है? मैंने शाम और दमिश्क का इल्म की खातिर सफर किया, लेकिन लगता है कि महज इल्म कुछ नहीं बल्कि अदब सबसे ऊपर है। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। दरवेश कहता है, अब अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो तुम्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस रस्सी की मदद से बारबरोसा कहता है, आप हमें बताएं कि आपको क्या सामान चाहिए ताकि हम उसका इंतजाम कर सकें। दरवेश कहता है, पीपल दरख्त की बहुत सी लकड़ी, यह बहुत ज़रूरी है, और गोंद भी, 40 गज लंबी रस्सी और बढ़ई के आलात, और बहुत सा वक्त मुझे चाहिए। बारबरोसा कहता है, इन सब चीज़ों का तो हम इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी। दरवेश कहता है, ठीक है, फिक्र ना करो, हम कर लेंगे अगर अल्लाह ने चाहा। बादशाह चार्लिस अपने कमांडर से पूछता है, वेनिस में हमारे जंगजों की जानिब से क्या कोई खबर आई है? कमांडर कहता है, बदकिस्मती से जंगजों की लाशें मिली है हमें। यह सुनने के बाद बादशाह चार्लिस बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, वो हमारे सबसे बेहतरीन आदमी थे, ये कैसे हो सकता है? कमांडर कहता है, सेनेट जेवानी के पादरी का कहना है कि यह काम 2 तुर्क लोगों का है और उनका मजीद यह भी कहना है कि उन्होंने उन पर हमला किया। बादशाह चार्लिस कहता है, मुझे यह जान लेना चाहिए था कि तुर्क कभी नहीं रुकेंगे। हमें शाम को बड़ा होने से पहले ही कुचल देना चाहिए। हम सुलेमान और उसके आदमियों को हुकूमत करने नहीं देंगे। चार्लिस की बीवी उसके पास एक पौधा लेकर आती है और उसे कहती है, जरा देखो तुमने मेरे लिए जो लौंग के बीज दरामद किए थे वो कैसे हो गए हैं, ये अब फूल बन गए हैं। बादशाह चार्लिस कहता है, मुझे तुम्हें खुश देखकर बहुत मुसर्रत हुई मेरी मलका, तो मैं इन्हें पूरे हिस्पानिया में लगवा दूंगा।
मलका कहती है ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये नोट कर लो। चार्ल्स कहता है हिस्पानिया की फूलों से कई अहम जरूरियात है जनाब। चार्ल्स का कमांडर कहता है हिस्पानिया की फूलों से कई अहम जरूरियात है जनाब। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि आप एंड्रोडोरिया को सिर्फ कर्ज लेकर अदायगी कर सकते हैं। बादशाह चार्ल्स कहता है तुम बाज औकात मुझे मुश्किल में डाल देते हो, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो। ये लौंग के फूल कुछ वक्त के बाद भी लग सकते हैं। बादशाह चार्ल्स के पास एक सिपाही आकर कहता है कि एक शख्स अल्जायर से आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। बादशाह चार्ल्स कहता है कि उसे अंदर आने दो। इसके बाद वो शख्स चार्ल्स के पास आकर कहता है कि आपका दिन अच्छा गुजरे। बादशाह चार्ल्स उसे देखकर बहुत खुश होता है और खुशी से कहता है सोमरा, अल्जायर में मेरे वफादार जासूस, तुम हमारे लिए क्या खबर लाए हो? जासूस कहता है मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है जनाब। खैरुद्दीन एक हफ्ते पहले अल्जायर से गया और अपनी जगह अपने नायब को छोड़ गया, और इसके साथ साथ उसने अपने घर वालों को भी जल्दी से इस्तांबुल मुंतकिल कर दिया है। यह सुनने के बाद बादशाह चार्ल्स उसे जाने को कहता है और परेशान होकर अपने कमांडर को कहता है बारबरोसा ने अपनी जगह अपने नायब को मुकर्रर कर दिया। यह कोई नई खबर नहीं है, लेकिन उसने अपने घर वालों को कुस्तुनतुनिया क्यों मुंतकिल कर दिया है? मलका कहती है हो सकता है वो शायद देखना चाहते हो। इस मलका का जवाब सुनने के बाद कमांडर मलका को कहता है आपकी सोच महज एक भोली भाली खातून की सोच की तरह है मेरी मलका। अगर बारबरोसा ऐसा कोई काम कर रहा है तो यकीनन इसके पीछे कोई वजह होगी। बादशाह चार्ल्स मलका को कहते हुए कहता है मैं माजरत करता हूं मेरी मलका, लेकिन यह दुरुस्त कह रहा है। बारबरोसा यकीनन कुस्तुनतुनिया में कुछ करने की तैयारी कर रहा है। कहीं वो हमारे इल्म के बगैर चुपके से सुलेमान के बैरी बेड़े की क़यादत करने तो नहीं जा रहा। यह सुनने के बाद कमांडर कहता है अगर कोई ऐसी बात होती तो वो उनके डर से हमें बता देते। यह सुनने के बाद बादशाह चार्ल्स मजीद गुस्से में चलाते हुए कहता है तो फिर क्या मामला है? कमांडर कहता है मेरे ख्याल में हमें कुस्तुनतुनिया किसी जासूस को इस मामले की खबर के लिए भेजना चाहिए। बादशाह चार्ल्स कहता है आप ठीक कह रहे हो, एंड्रोडोरिया को फौरन मुतला करो। मैं चाहता हूं कि इस मामले को वो खुद देखे। फौरन जाओ। कमांडर कहता है कि ठीक है जनाब। इसके बाद कमांडर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यहया बैरी जहाज में खड़े होकर दारुल खिलाफा दूसरी तरफ यहया बैरी जहाज में खड़े होकर दारुल खिलाफा की तरफ देखकर कहता है दारुल खिलाफा कमाल का है, लेकिन इस समंदर की तो बात ही कुछ और है। गोजे कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। यहया कहता है मुझे मछली बन जाने पर मजबूर करता है ये समंदर। यहया के पास बैरी जहाज का कमांडर आकर कहता है कि अगर मौसम इतना ही अच्छा रहा तो हम वेनस बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। यहया कमांडर को कहता है मोहम्मद रईस, मैं आपको बताना भूल गया, हमें वेनस से पहले ओलिवा जाना होगा। मैंने वलीरा का खत उसके बाबा को देना है। कमांडर यहया को कहता है कि क्या तुम्हारे चचा ये जानते हैं? यहया कहता है कि नहीं। कमांडर कहता है तो फिर हम नहीं जा सकते। मैं खैरुद्दीन रईस की बात मानता हूं। उन्होंने मुझे तुम्हें वेनिस ले जाने का कहा है, ना कि ओलिवा। यहया कहता है बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिए मोहम्मद रईस।
अगर मुझे कुछ दिन तखीर भी हो गई तो भी चचा नाराज नहीं होंगे। कमांडर कहता है मैंने कह दिया जो मैंने कहना था, हम नहीं जा सकते। वैसे तुम्हें उसके खत की इतनी परवाह क्यों है? येजा गोजे को कहता है कि मैं जानता हूं मोहम्मद रईस जिद्दी है। येजा पूछता है कि अब मैं क्या करूं? येजा कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं इनका जहाज रोक दूंगा। ये सुनने के बाद गोजे येजा को देखकर परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ गवर्नर की बेटी येजा के बारबरोसा के घर से फरार हो जाती है और वो फरार होकर एक दुकान पर जाती है और एक शख्स को मिलती है और उसे पूछती है क्या आप मोहतरम और सीनी हैं? वो पूछते हैं जी हाँ, क्या आपको वो गवर्नर की बेटी से पूछता है कि आपको वेनिस से कोई चीज वो गवर्नर ओ यार वो शख्स गवर्नर की बेटी को कहता है क्या आपने वेनिस कोई चीज भेजनी है? गवर्नर की बेटी कहती है नहीं जनाब, मैं ओलिवा के गवर्नर की बेटी वलीरा हूं। यह सुनने के बाद वो शख्स हैरानी से वलीरा को देखने लगता है। वलीरा कहते हैं मुझे बहरी कजाक बारबरोसा ने अगवा कर लिया था, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। दूसरी तरफ दरवेश बारबरोसा के लिए एक कमान तैयार करता है। एदिन दरवेश को कहता है मुझसे ये पूछे बिना मुझसे पूछे बिना रहा नहीं जा रहा। आपने इसे राइफल की शक्ल क्यों दी है? इसकी जसामत तो छोटी होनी चाहिए थी। दरवेश कहता है कि बेटा इसके सिरे को फेंकने के लिए तेज रफ्तार होना चाहिए और इसके लिए लचकदार होना जरूरी है। यह तभी कारआमद होगा और इससे ज्यादा दूर तक रस्सी को फेंका जा सकेगा। एदिन कहता है क्या बात है दरवेश, हम इससे काफरों का शिकार भी कर सकते हैं। ये तो मछली पकड़ने वाली कुंडी की तरह है, हम एक एक करके उन्हें पकड़ सकते हैं। बारबरोसा कहता है आयदुन अपने हाथ को एहतियात से इस्तेमाल करो। आयदीन कहता है आप इस बात की फिक्र करें कि मोहर हासिल करने के बाद वहां से खामोशी से कैसे निकलना है। बारबरोसा कहता है मैंने इस बारे में सोचा है। मुहावजों की तब्दीली के दौरान तुम बालकोनी के नीचे अनाज से भरी गाड़ी लेकर आओगे और मैं उस पर छलांग लगाऊंगा। दरवेश कहता है लेकिन बेटा तुम्हें अंदर जाने के लिए 40 सेकंड मिलेंगे, फरार होने के लिए नहीं। वो बालकोनी सिपाहियों से भरी हुई है, अगर किसी ने ऊपर से देख लिया तो। बारबरोसा कहता है मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। गवर्नर की बेटी कहती है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है मोहतरम सीनी, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि मुझे यहां से जाना होगा। क्या आप कुछ कहेंगे नहीं? वालसीनी कहता है मैं सोच रहा हूं वलीरिया। वलीरिया कहते हैं इसमें सोचने वाली क्या बात है, मुझे एक जहाज के जरिए यहां से भेज दे,
मेरे बाबा आपको इसकी 10 गुना कीमत अदा करेंगे। वो शख्स कहता है बदकिस्मती से मैं ये नहीं कर सकता। आप वलीरा कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। वो शख्स कहता है मैं इस्तांबुल में बहुत से ताजरों का नुमाइंदा हूं लड़की। अगर बारबरोसा को यह पता चल गया कि मैंने उसकी कैदी को यहां से फरार करवाया है तो मेरी तिजारत जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा। वलीरा कहती है मैं समझती हूं, लेकिन कोई रास्ता भी तो होगा। वो शख्स कुछ सोचने के बाद कहता है मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूं। मैं वेनिस तुम्हारी हालत के बारे में बता सकता हूं। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। किले में तुम्हारे बारे में बताकर। वलीरा कहती है आप चाहते हैं कि मैं चुपचाप बैठकर हफ्तों इंतजार करती रहूं। वो शख्स कहता है अगरचे तुम पर यह वक्त मौत जैसा भारी गुजर रहा है, लेकिन बारबरोसा के घर वालों के सामने तब तक खुद को खुश जाहिर करो जब तक वेनिस से तुम्हारे लिए मदद नहीं आ जाती। तुम्हारे लिए यह बेहतर है ताकि तुम पर शक न किया जाए। यह सुनने के बाद वलीरा वहां से चली जाती है। वलीरा के जाने के बाद वो शख्स कहता है तो बारबरोसा के घर वाले यहां हैं। कप्तान पाशा क्या कहेंगे जब उन्हें इस बात का इल्म होगा। यह बैरी जहाज के कमांडर को रस्सियों से बांधकर उसके पास आकर कहता है हमारे आदमियों को कोई इतराज नहीं हुआ जब मैंने उन्हें कहा कि मेरे चचा ने हमें वेनिस से पहले ओलिवा जाने का हुक्म दिया है। यह सिपाही को कहता है कि इसका मुंह खोल दो। उसका मुंह खोलने के बाद कमांडर कहता है तुमने मेरा और अपना दोनों का सर झुका देने वाला काम किया है यया। तुम्हारे ख्याल में क्या तुम्हारे चचा इस वजह से तुम्हें माफ कर देंगे कि तुमने मुझे यहां बांध दिया है। यया कहता है जब मैं उन्हें इसकी वजह बताऊंगा तो वो समझ जाएंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। कमांडर पूछता है वो वजह क्या है। वो वजह यह है कि तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो। यया कहता है जब गवर्नर को मालूम होगा कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो उसकी बाजियाबी की कोशिश करेगा। मेरे चचा भी वलीरा को ज्यादा अरसे तक रखना नहीं चाहते। तो आपने मुझसे जो सवाल किया है इसकी कोई वजह अहमियत नहीं मोहम्मद रईस। दूसरी तरफ दरवेश बारबरोसा और आयदीन उस मकान की तरफ आ जाते हैं जहां उन्होंने मोहर चुराकर खत पर लगानी है। वो अपने मंसूबे के साथ वहां आते हैं एक घोड़ा गाड़ी लेकर। वहां पहुंचने के बाद उस घोड़ा गाड़ी से दरवेश और बारबरोसा उतर जाते हैं। आयदीन उस घोड़ा गाड़ी को लेकर आगे चला जाता है और कहता है मेरा काम यहां पे खत्म हो गया, अब आपका काम है और आप इन्हें संभालो। दरवेश वो कमान बारबरोसा को देते हुए कहता है कि ये लो। बारबरोसा कहता है आपको हक पहुंचता है कि अपनी इस इजाद को पहली बार खुद चलाएं दरवेश। दरवेश कहता है चलो ठीक है। एक दूसरे मकान की छत पर खड़े होकर दरवेश वो कमान रस्सी से बांधकर दीवार की तरफ मारता है और कहता है कि अल्लाह हमें नाउमीद ना करे। जैसे ही दरवेश वो कमान चलाता है वो कमान तेजी से दीवार के अंदर जाकर घुस जाती है। इसके बाद कहता है दरवेश काम हो गया। दरवेश बारबरोसा को कहता है ये सिरल है और उसे वहां बांध दे। इसके बाद वो रस्सी दोनों तरफ से बांध देते हैं। रस्सी बांधने के बाद बारबरोसा
रस्सी बांधने के बाद बारबरोसा एक दूसरी रस्सी के साथ उस रस्सी से लटक कर दूसरी तरफ पहुंचना चाहता है। जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है तो नजदीक पहुंचने से पहले ही वो वहां पर लटक जाता है और मजीद वो रस्सी आगे नहीं जा रही होती। ये देखने के बाद दरवेश बहुत परेशान हो जाता है और देखता है कि नीचे वो मुहाफिज भी आ गए हैं जो उस मकान की हिफाजत कर रहे हैं और बारबरोसा ऊपर आसमान की तरफ लटक रहा है। दरवेश अल्लाह का नाम लेकर रस्सी को मजीद ऊपर करने की कोशिश करता है ताकि बारबरोसा अपने हदफ तक पहुंच सके, लेकिन बारबरोसा आगे की तरफ नहीं जा रहा होता और दूसरी तरफ से रस्सी का कील जो दीवार के अंदर लगा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगता है। फिर अल्लाह का नाम लेकर एक जोरदार दरवेश जोर से ऊपर रस्सी को झटका देता है और जैसे ही वो झटका देता है बारबरोसा दूसरी तरफ अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद वो उस मकान के छत की तरफ से अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर दाखिल होने के बाद बारबरोसा आसानी से चलते हुए पहले उस मकान के मालिक के कमरे के अंदर दाखिल होता है। फिर उसके बाद वो आसानी के साथ उस मोर वाले कमरे में दाखिल हो जाता है और मोर को ढूंढने के बाद वो उस खत पर उस मोर को ढूंढने के बाद वो उस खत पर उस मोर को लगा देता है। जैसे ही बारबरोसा उस खत पर मोहर लगाकर बाहर निकलने लगता है उस मकान का मालिक वहां पहुंच जाता है और बारबरोसा से पूछता है तुम कौन हो और तुम यहां क्या कर रहे हो। बारबरोसा बड़ी चालाकी से कहता है शायद मैं एक चोर हूं। उस मकान का मालिक कहता है क्या तुम्हें कोई शर्म नाम की चीज नहीं। जल्दी से मुहाफिजों को आवाज देता है और मुहाफिज वहां दौड़कर आने लगता है। बारबरोसा कोई चीज उठाकर उस मकान मालिक के सर पर मार देता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद मुहाफिज भी वहां आ जाते हैं और बंदूक से बारबरोसा की तरफ गोली मारते हैं और बारबरोसा जल्दी से दीवार के पीछे छुप जाता है। मुहाफिज समझते हैं कि उसे गोली लग गई और वो मर गया। जैसे वो उसके नजदीक पहुंचते हैं बारबरोसा जल्दी से एक को टांग मारता है और दूसरे को तलवार मारता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद बारबरोसा वहां से जल्दी से फरार होने लगता है और उसके पीछे बहुत सी बंदूकें लेकर सिपाही भी पीछे आ जाते हैं। बारबरोसा भागते हुए उस मकान की छत से ऊपर की तरफ से नीचे छलांग लगाता है। जैसे ही वो नीचे छलांग लगाता है आए दिन ही नीचे घोड़ा गाड़ी लेकर आया होता है और उसमें भूसा भरा होता है। बारबरोसा उसके ऊपर गिरकर अपनी जान बचा लेता है और वो सिपाही पीछे देखते ही रहते हैं और कुछ फायर लगाते हैं, गोलियां मारते हैं। नाज़रीन ये किस जारी है। इसके बाद हम आपको इस किस का दूसरा पार्ट दिखाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन बारबरोसा और तमाम तुर्क ड्रामे उर्दू ज़बान के साथ हमारी वेबसाइट kurulusas.com पर दिखाए जाते हैं। आप हमारी वेबसाइट kurulusas गूगल में सर्च करें और बआसानी के साथ तमाम तुर्क ड्रामे उर्दू ज़बान के साथ देख सकते हैं।